गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जीके का जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन करने वाले हैं, हिस्ट्री का लेक्चर करने वाले हैं। और ये हमारा हिस्ट्री का लेक्चर 1 होने वाला है। कुछ हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स करेंगे पहले, जो हमने कर लिए हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। और एचपीएसएससी एचपीपीएससी में जो एचपीएएस एसआई जेबीटी वगैरह टीएसटी वगैरह में यहाँ से आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर एक चीज का व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ये सीरीज एचपीजीके की। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको स्लाइड से पहले जाओ, मैं कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट करा देता हूँ। देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया है कि 630 से लेकर 643 के बीच में भारत हेवनसांग आया था। कौन आया था? हाँ, हेवनसांग भारत आया था। और ये चाइनीज यात्री था, ठीक है, चाइनीज यात्री था। और ये बौद्ध धर्म का प्रचारक, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए जो भारत आया था। और ये हिमाचल प्रदेश के जो जिस समय जालंधर दोआब रीजन होता था पंजाब का, तो उस समय जो लाहौल, कुल्लू और सिरमौर का क्षेत्र में ये भ्रमण करने आया था। भ्रमण किया इसने, इसको आपने ध्यान देना है, ठीक है। और इसकी जो पुस्तक की नाम थी वो थी सीयूकी नामक। और ये हर्षवर्धन के समय पे भारत आया था। आपको ये भी आपको याद रखना है। 630 ईस्वी से लेकर 643 ईस्वी तक। और ये बोला जाता है कि 635 ईस्वी में ये हिमाचल प्रदेश के एरियाज में देखने को मिला। और जालंधर दोआब में जब ये चाइनीज वापस जा रहा था चाइना, तो 643 ईस्वी में जालंधर दोआब में देखने को मिला है। याद रखेंगे, कुछ बुक्स बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अष्टाध्यायी जो बुक है ये पहली संस्कृत व्याकरण है रिटन बाय पाणिनि। और यहाँ से भी आपको इतिहास का पता लगता है, हिमाचल इतिहास का। रास्तरंगिणी जो बुक है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, तो ये बुक लिखी है ये लिखी है आपकी रास्तरंगिणी, जो कलहर ने लिखी है। किसने लिखी? कलहर ने लिखी है। यहाँ से भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में पता लगता है। देखिए, महाभारत से भी हिमाचल के बारे में पता लगता है। और महाभारत लिखी है वेद व्यास जी ने। किसने? वेद व्यास जी ने। एवं रामायण के से भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में पता लगता है। और ये किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने ये लिखी है। इसको आपने याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पे याद रखना है कि 1009 ईस्वी में कांगड़ा किले पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वो ब्रजेश्वर टेम्पल को लूटता है, लूटता है, ये आपको ध्यान देना है। 1030 ईस्वी के पास जो महमूद गजनवी के साथ जो लेखक था वो आया होता है इंडिया, याद रखेंगे। तो उसका नाम है अलबरूनी। तो ये भी अपनी बुक्स में लिखता है हिमाचल के बारे में। याद रखना है तारीख ए फिरोज शाही में भी जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो लिखी गई है, तो उसमें भी हिमाचल के बारे में, हिमालय के बारे में आपको मिलेगा, हिमाचल के इतिहास के बारे में मिलेगा। देखो, फिरोज शाह तुगलक 1365 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करता है। और वो नगरकोट के किलों को और ज्वालामुखी की टेम्पल को वहां से 1300 पुस्तकें ले जाता है। कितनी? 1300 पुस्तकें ले जाता है फारसी में अनुवाद कराने के लिए। और इजुद्दीन से वो फारसी में अनुवाद कराता है। याद रखना है आपको। अब देखिए, 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक कांगड़ा के किले पर आक्रमण करता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर आपका देखो 1399 ईस्वी में याद रखना है तैमूर लंग आपका शिवालिक की पहाड़ियों पर आक्रमण करता है, ये आपको ध्यान देना है। फिर आपका 1525 ईस्वी में बाबर मलोट आपका जगह है, वहां पर एक छावनी बनाता है, और ये आपको याद रखना है। 1620 ईस्वी में जहांगीर कांगड़ा को कैप्चर करता है, लेकिन स्टार्टिंग किसने की थी? वो आपकी अकबर ने की थी कांगड़ा किले को कैप्चर करने के लिए। लेकिन 1620 ईस्वी में जहांगीर को कैप्चर करता है। एवं 1622 ईस्वी में जहांगीर कांगड़ा आता है और नूरपुर धमेरी का नाम नूरपुर करता है। 1622 ईस्वी में जहांगीर कांगड़ा आया अपनी वाइफ नूरजहां के साथ, ये आपको ध्यान देना है। फिर आपको याद रखनी है 1686
भंगाणी साहिब का युद्ध होता है, भंगाणी साहिब का युद्ध होता है। ये आपका हिस्टोरिकल डेट्स है, कुछ आपको याद रखने हैं। और इसमें जो गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु हैं वो जीत होती है, और जो बिलासपुर के राजा है उनकी जो हार होती है। ठीक है, और बिलासपुर के राजा के साथ कौन देता है, गढ़वाल के राजा जो है उनका साथ देते हैं। 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में जो खालसा पंथ की स्थापना होती है, खालसा पंथ की जो स्थापना होती है, ये आपको याद रखना। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु वो खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। आप याद रखेंगे 1804 ईस्वी में संसार चंद जो कोशिश करता है कि बिलासपुर पे को कैप्चर किया जाए, तो लेकिन बिलासपुर के जो राजा था उस समय, तो उसने जो गोरखा लीडर था उसको बुलाया 1804 ईस्वी में। और 1806 ईस्वी में याद रखना है आपको, महल मोरिया का युद्ध हुआ संसार चंद और गोरखों के बीच में, जिसमें इसमें संसार चंद हार गया और गोरखों ने जो कुछ एरिया जो संसार चंद का वो कैप्चर कर लिया। फिर याद रखो 1809 में ज्वालामुखी की संधि होती है, ज्वालामुखी की संधि होती है, याद रखो किस लिए होती है कि ज्वालामुखी की संधि में जो 66 गांव और नगर कोर का किला जो रणजीत सिंह ने संसार चंद को दे दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है ताकि जो उसको जब बजाय संरक्षण मिल सके गोरखों से। ठीक है, संसार चंद को तो याद रखना है आपको। फिर उसके बाद देखो 1815 में गोरखों और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध होता है। ठीक है, और 1815 में जो आपको याद रखना है सिंगोली की संधि होती है, सिंगोली की जो संधि होती है। ठीक है, और सिंगोली की संधि जैसे ही होती है तो जो गोरखे जो जितना भी उन्होंने हड़पा था हिमाचल में इलाका, जितना भी उन्होंने जो पूरे उत्तराखंड वगैरह हिमाचल में इलाका जो हड़पा था वो अंग्रेजों के पास चला गया। ठीक है, और 1816 में ये जो सिंगोली की संधि जो है गोरखे जो मानते हैं। ठीक है, 1816 में जो सिंगोली की जो 1815 में जो सिंगोली की संधि हुई थी उसको जो मंजूरी कब देते हैं गोरखे, 1816 में देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1816 में सिंगोली की संधि हुई है, ये आपको ध्यान देना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी आपको मैंने बताई। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए अब देखो सनद मैंने आपको बताई थी। सनद क्या था कि एक तरह से कुछ ब्रिटिश द्वारा जो जागीर प्रोवाइड की गई थी कुछ राजाओं को वापिस। ठीक है, पर उनके जो लिए शर्त ये रखी गई थी कि आपको जो ब्रिटिश सरकार के प्रति जो वफादार जो रहना होगा। ठीक है, इसको याद रखना। लेकिन बुशर रियासत एक ऐसी रियासत थी जिनको ये भी कहा गया था कि आपको जाओ कुछ नजराना भी जाओ ब्रिटिश सरकार को जो देना पड़ेगा। देखो गोरखा युद्ध के बाद 7 फरवरी 1816 को सनद द्वारा राणा कहर सिंह की राज्य वापस कर दिया गया को। तो देखो राजा कहर सिंह को जाओ कुछ उसका जो राज्य था वो वापस कर दिया सनद द्वारा। ठीक है, 1816 में। अब देखो राणा कहर सिंह जाओ 11 मई 1839 को निसंतान जाओ मर गया। और देखो सनद के शर्तों के अनुसार जाओ उसका जो राज्य था वो अंग्रेजी राज्य में जब मिला लिया गया था। लेकिन स्वर्गीय राणा की वफादारी को देखते हुए उसके संबंधी प्रीतम सिंह को जो सनद के माध्यम से जो गद्दी पर बैठने का अधिकार प्रदान किया गया। देखो यहाँ पे होता क्या था, सनद प्रोवाइड कर दी तो जो वफादारी दिखानी पड़ती थी। तो देखो जो राणा कहर सिंह था उसने जो वफादारी दिखाई। ठीक है, दिखाई भी थी लेकिन वो मर तो चुका था। ठीक है, वफादारी दिखाई हुई थी लेकिन उसने, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उसके जो संबंधित है प्रीतम सिंह उसको जो सनद प्रोवाइड कर दी और उसको गद्दी पर जाओ बैठने का अधिकार वहां पे दे दिया। अब देखो राज्य में विद्रोह हुआ जिसके बाद शिमला के राजनीतिक प्रतिनिधि को राज्य का जाओ प्रबंध सौंपा गया। ठीक है, आप देखिए 29 जून 1840 ईस्वी को जाओ प्रीतम सिंह को जो राज्य वापस लौटा दिया गया तथा सनद में नुस्लू, बड़नुसल, बड़ बुतानो तथा बुतानो जैसे शब्द जोड़े गए। सिंपल ध्यान देंगे कि प्रीतम सिंह से जो वापस ले लिया था अंग्रेजों ने राज्य, क्यों लिया था, क्योंकि वहां पे कुछ राज्य में विद्रोह हो गया था। अब अंग्रेजों को यह डर लगता है कि अगर कोई पहाड़ी रियासतों में विद्रोह हो गया तो हमारे को भी जो इफेक्ट होगा उसका। तो उन्होंने क्या किया कि शिमला का जो राजनीतिक प्रतिनिधि था वहां पे अपॉइंट कर दिया। ठीक है, उसको प्रबंध सौंप दिया गया। और याद रखो 1840 ईस्वी में वापस जो प्रीतम सिंह को जाओ वो सनद जो लौटा दी गई क्योंकि जो मामले थे वहां पे वो ठीक हो गए थे। ठीक है, अब देखो सती प्रथा और कन्यावध को रोकने का वचन राजा ने दिया जो वहां के कुप्रथाएं थी। तो सिंपल ध्यान दो, प्रीतम सिंह ऐसा राजा था प्रीतम सिंह ऐसा राजा था जिसने सती प्रथा पर जाओ यहाँ पर जाओ इन कुप्रथाओं को जाओ रोकने की जो एक तरह से वचन दिया था। और कन्यावध का भी जो यहाँ पे वचन उसने जो दिया था, इसको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे
मैंने आपको बताया कि सनद के द्वारा जाओ सनद प्रोवाइड करते थे, तो जो वफादारी दिखाएगा तो उसको जाओ सनद जाओ उसको जाओ कोई भी कर नहीं देना पड़ता था, लेकिन जो वफादारी नहीं दिखाता था उसको जाओ कर देना पड़ता था। तो बुशर रियासत ऐसी रियासत थी जो जाओ वफादारी नहीं थी, वफादार नहीं थी अंग्रेजों के प्रति, तो उसको जाओ 10,000 रुपये जाओ नजराना देना पड़ता था। अब देखिए 31 जनवरी 1819 को ठाकुर छोबू को सनद द्वारा धरोच का ठाकुर मान लिया गया। छोबू को उसने उसके अपने बेटे श्याम सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ने पर अंग्रेजों ने विवश कर दिया। सिंपल ध्यान दो, यहाँ पे छोबू के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि कहाँ का वो कहाँ की उसको सनद दी गई थी। धरोच की जो सनद उसको दी गई थी। अब देखो छोबू और उसके भतीजे रणजीत सिंह के षड्यंत्र के कारण श्याम सिंह को 1841 ईस्वी अवदस्त कर धरोच को जुब्बल में मिला दिया गया था। तो सिंपल ध्यान देंगे यहाँ पे, श्याम सिंह जो था वो छोबू का बेटा था, लेकिन छोबू को जाओ उसने अंग्रेजों ने जब विवश कर दिया था कि श्याम सिंह को जाओ गद्दी दे दो। तो छोबू ने क्या किया, अपने भतीजे के साथ मिलकर जाओ षड्यंत्र रचा श्याम सिंह, जिसके कारण जाओ श्याम सिंह को जाओ 1841 में अवदस्त कर जाओ जो धरोच जो आपकी सनद थी उसको जाए जुब्बल में मिला दिया गया। अब देखिए अंततः 27 जून 1843 ईस्वी में एक सनद द्वारा रणजीत सिंह और उसके वंशजों के राज्याधिकार की सदा के लिए स्वीकार किया गया। सिंपल ध्यान हो यहाँ पे 1843 ईस्वी में एक सनद थी, उसके द्वारा रणजीत सिंह और उसके वंशजों के राज्य अधिकार के सदा के लिए स्वीकार किया गया। तो सिंपल ध्यान दो, रणजीत सिंह के जो अधिकार था राज्य अधिकार था उसके वंशजों ने जो स्वीकार कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे अन्य छोटी रियासतें 1815 ईस्वी में सनद द्वारा बागड़ रियासत राजा जगत सिंह के को, कुठार राणा भूप सिंह को, भज्जी राणा रुद्रपाल को, धामी गोवर्धन सिंह को, महलोग ठाकुर संसार चंद को, बेजा ठाकुर मान सिंह को, बड़सन ठाकुर योगराज को, सांगरी जयो राणा विक्रमजीत सिंह को और दारकोटी राणा सुरतेश राम को और कुनिहार ठाकुर मगन देव को। देखो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि 1815 में कुछ सनदें ऐसी थी जो राजाओं को सौंप दी गई थी। तो राजा जगत सिंह को कुठार, ठीक है सिंपल देखो बागल जो रियासत थी वो राजा जगत सिंह को गई, ठीक है। कुठार राणा भूप सिंह को, भज्जी राणा रुद्रपाल को गई, धामी गोवर्धन सिंह को गई, महलोग जो थी ठाकुर संसार चंद को गई, बेजा ठाकुर मान सिंह को गई, बड़सन ठाकुर योगराज को गई, सांगरी राणा विक्रमजीत सिंह को गई, दारकोटी राणा सुरतेज राम को गई, कुनिहार ठाकुर मगन देव को गई। तो ये जागीर उनको सनद प्रोवाइड यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा कर दी गई थी 1815 में। अब देखो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसको पढ़िएगा आप अच्छे से, हिस्ट्री है इसमें थोड़ी सी। 21 सितंबर 1815 को एक सनद द्वारा सिरमौर की गद्दी पर फतेह प्रकाश को बिठाया गया, जो उस समय मात्र 6 वर्ष का था। तो देखो 1815 में फतेह प्रकाश को सिरमौर सनद पर बिठाया गया था। अब देखो जो सिरमौर रियासत की जो मोरनी क्षेत्र थे, जगतगढ़ था और आपका क्यारदादोन था और जोनसार बाबर था, वो अंग्रेजों ने अपने पास से रखा, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो फतेह प्रकाश के व्यस्त होने तक शासन का कार्य गुलेरी रानी का कप्तान बुर्द, ठीक है, की देखरेख में चलाने का आज्ञा दी। तो देखो 6 वर्ष का था फतेह प्रकाश, तो उसने तो साम्राज्य संभालना नहीं था, तो उस समय याद रखो गुलेरी रानी थी। कौन थी? गुलेरी रानी थी। उसका जो कप्तान था उसको ये आज्ञा दी गई थी कि आप ये उसकी देखरेख करो, साम्राज्य की देखरेख करो। अब देखो बर्च ने रानी की सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया और राज्य के दीवान किशन चंद को राज्य से बाहर निकाल दिया। तो सिंपल ध्यान दो, जो राज्य का दीवान था किशन चंद था, वो उसको राज्य से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। अब देखिए 5 जुलाई 1826 ईस्वी को फतेह प्रकाश ने सरकार से आवेदन किया कि गोरखा युद्ध के बाद सरकार ने जोनसार बाबर कालसी क्यारदादोन क्षेत्र जो अपने पास रख लिए थे उन्हें 1.5 लाख रुपए के नजराने पर उसे वापस लौटा दे। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया आपको कि जब सिरमौर रियासत की जो एक सनद थी वो फतेह प्रकाश को वापस सौंप दी गई थी, तो उसमें उस समय मोरनी, जगतगढ़ और जोनसार आपका क्यारदादोन जो वैली थी उसको अंग्रेजों ने वापस नहीं दिया था। अब यहाँ पे ये डिमांड करता है 1.5 लाख रुपए की
कि अगर मैं आपको 1.5 लाख रुपए दे दूं तो ये सारे के सारे जो इलाके हैं मेरे को ये वापस कर दो। ठीक है, अब देखो गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड एमर्स थे उस समय कि शिमला दरबार में फतेह प्रकाश ने भाग लिया। तो देखो गवर्नर जनरल का एक शिमला दरबार हुआ था, किसका? लॉर्ड एमहर्स्ट का, लॉर्ड एमहर्स्ट का। तो शिमला दरबार में जाओ किसने भाग लिया था? फतेह प्रकाश ने लिया था, जो कि सिरमौर रियासत के राजा थे। सरकार ने जौनसार बाबर का क्षेत्र सिरमौर के राजा को देने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो जौनसार बाबर का क्षेत्र जाओ सिरमौर के राजा को जो इनकार कर देता सरकार ने। 5 सितंबर 1833 ईस्वी को एक संसद द्वारा क्यारदा दून घाटी 50,000 रुपए में फतेहचंद को दे दी। तो देखो क्यारदा दून घाटी जो वापिस कब आ गई थी राजा के पास? 1833 ईस्वी में। कितने नजराने पर? 50,000 रुपए जो नजराने पर। और ये नजराना किसने दिया था? फतेहचंद ने दिया था। अब ध्यान दो, चड़त सिंह की बात हो रही है सिरमौर राजा के। ठीक है, आपके चंबा में। ठीक है, चंबा चड़त सिंह के शासन में चंबा रणजीत सिंह के प्रभुत्व में आ गया, परंतु चंबा नरेश की स्वतंत्रता कायम रही। तो देखो चड़त सिंह के जो शासन में चंबा जो था वो रणजीत सिंह के नेतृत्व में आ गया, परंतु चंबा नरेश की स्वतंत्रता जो कायम रही। चड़त सिंह की 1844 ईस्वी में मृत्यु के बाद श्री सिंह चंबा का राजा बना। ठीक है, ये आपको याद रखना, 1844 में चड़त सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सिखों की हार के बाद 16 मार्च 1846 ईस्वी को राजा गुलाब सिंह के साथ अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि की, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने रावी और सिंधु के बीच सारे क्षेत्र गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में दे दिया, जिसमें कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और चंबा भी था। सिंपल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिखों की बात हो रही है। अब 1846 ईस्वी में आपकी जो सिखों की हार होती है, उसके बाद 1849 में आपकी सिखों की हार होती है। 2 बार सिखों का युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ। देखो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है, गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच में, और उसके तहत अंग्रेजों ने रावी और सिंधु के जो बीच सारे क्षेत्र थे वो गुलाब सिंह को जब 75 लाख में दे दिए, जिसमें कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और आपका चंबा भी था। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको ये देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए चंबा जो रावी नदी के दोनों ओर था ने गुलाब सिंह के अधीन दिए जाने का विरोध किया था। क्यों किया था उन्होंने विरोध? क्योंकि चंबा जो आपका अलग से रियासत जो थी, वो कभी कश्मीर के तहत नहीं रही। ठीक है, तो जो चंबा जो रावी नदी के जो दोनों ओर था ने गुलाब सिंह के अधीन दिए जाने का विरोध किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अब देखिए कर्नल लॉरेंस ने कश्मीर, चंबा और अंग्रेज सरकार के बीच मध्यस्थता करके समस्या को सुलझा दिया। तो कर्नल लॉरेंस ने जो ये जो मसला था, जो चंबा को कश्मीर के राजा गुलाब सिंह को दिया गया था, वो सुलझा दिया था मध्यस्थता करके। एक सनद द्वारा 6 अप्रैल 1848 ईस्वी को चंबा की स्वतंत्रता कायम रखी गई। ठीक है, सनद एक दी थी और उसकी जो स्वतंत्रता है वो चंबा की कायम रखी गई थी। अब यहाँ देखिए चंबा से प्रतिवर्ष 12,000 रुपए लगान लेना निश्चित हुआ। कितना? 12,000 रुपए लगान लेना निश्चित कर दिया गया था अंग्रेज सरकार द्वारा। और देखो भद्रवाह क्षेत्र कश्मीर राज्य में मिला दिया गया। 1862 में मेजर ब्लेयर रीड को चंबा का अधीक्षक नियुक्त किया। तो देखो ब्लेयर रीड का कहाँ का जो अधीक्षक रहा? चंबा का रहा। ये पूछा जाता है काफी बार, ये आपको याद रखना है। और वर्ष 1864 में चंबा के राजा ने अपने सारे वन पट्टे पर दे दिए थे। इससे पहले भी आपको जो वन पट्टे पर दे दिए थे। ठीक है, ध्यान देना है। 1913 ईस्वी में कुछ शर्तों के साथ वनों का पूरा नियंत्रण राजा को सौंप दिया गया था। ठीक है, मेजर ब्लेयर रीड के पश्चात 1879 में बनी तथा 1885 में एच.टी. मार्शल को प्रबंध नियुक्त किया गया था। तो सिंपल ध्यान दो, मेजर ब्लेयर रीड के पश्चात जो 1879 में बर्नी तथा 1885 में एच.टी. मार्शल को जो प्रबंध निदेशक जो नियुक्ति जो किया गया था। अब देखो इसके बाद प्रबंधक पद को समाप्त कर श्याम सिंह को राज्य करने का पूर्ण अधिकार जो प्रदान कर दिए गए थे। तो सिंपल याद रखना है, भद्रवाह क्षेत्र जो चंबा में था पहले उससे, लेकिन उसको कश्मीर में राज्य में मिला दिया गया था। ठीक है, और चंबा रियासत को 12,000 रुपये नजराना लगान देने की जो यहाँ पे बात हुई थी। ठीक है, अब देखिए
1823 ईस्वी में संसार चंद की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो अनिरुद्ध चंद, संसार चंद का पुत्र जो गद्दी पर बैठता है। 1827 ईस्वी में अनिरुद्ध चंद को रणजीत सिंह के भय से अंग्रेजों के राज्य में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि रणजीत सिंह उस पर उसकी बहनों का विवाह जम्मू के राजा ध्यान सिंह से करने का दबाव बना रहा था। तो सिंपल ध्यान दो, वही संसार चंद, उसी का बेटा जो अनिरुद्ध सिंह है, ठीक है। तो उसको भय हो रहा था कि रणजीत सिंह का भय हो रहा था, रणजीत सिंह दबाव डाल रहा था कि वो अपनी बहनों का विवाह जो जम्मू के जो राजा ध्यान सिंह है उसके साथ जो कर दे, ठीक है। तो उसने कहा शरण ली अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के पास जो शरण ली, अंग्रेजों के राजा में उसने शरण ली। अपनी बहनों का विवाह गढ़वाल के राजा से कर अनिरुद्ध चंद अर्की चला गया, उसकी 1831 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो गढ़वाल के राजा के साथ जो अनिरुद्ध जयो सिंह ने अपनी बहनों का विवाह कर दिया। देखो, लुधियाना के राजनीतिक प्रतिनिधि के हस्तक्षेप से अनिरुद्ध चंद के पुत्रों रणबीर चंद और प्रमोद चंद को 1833 ईस्वी में जागीर वापस मिल गई थी। तो 1833 ईस्वी में जो जागीर जो चंबा की जो कांगड़ा की जो इसको मिल गई थी, वो आपका रणबीर चंद और प्रमोद चंद को, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, कुल्लू के राजा अजीत सिंह की 1841 ईस्वी में सांगरी में मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, शिमला की पहाड़ी रियासतों के अधीक्षक श्री इर्स्किन ने सिंह के चचेरे भाई को राजा बनाने की सिफारिश करी, परंतु उसकी मृत्यु हो गई। देखो, बाद में अजीत सिंह के चाचा ठाकुर सिंह को नाम मात्र का राजा बनाकर उसे वजीर रूपी की जागीर दे दी, ठीक है। 1840 ईस्वी में पहले सिख युद्ध के बाद कुल्लू पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो कुल्लू पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, याद रखना है, 1846 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। और ठाकुर सिंह को राजा मान लिया गया। उसकी 1852 ईस्वी में मृत्यु के बाद ज्ञान सिंह उत्तराधिकारी बना, परंतु रखेल का पुत्र होने की वजह से अंग्रेजों ने उसकी पदवी राजा से बदलकर राय जो कर दी थी। तो यहाँ पे याद रखना है कि किस राजा की जो पदवी जो राजा से राय की गई थी, वो आपकी ठाकुर सिंह की जो पदवी राजा से राय की गई थी, और उसके राजनीतिक अधिकार समाप्त जो कर दिए थे। किसने किए थे, वो अंग्रेजों ने किए थे, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 9 मार्च 1946 ईस्वी को लाहौर की संधि सिखों और अंग्रेजों के बीच होती है। इसके द्वारा जो कांगड़ा, गुलेर, जसवा, दतारपुर, नूरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति अंग्रेजों के अधिकार में आ जाते हैं, क्योंकि जब संधि हुई थी तो वहां पर जो जितना भी सतलुज के जो आर वाला इलाका था, ठीक है, वो आपका जो अंग्रेजों के पास चला गया, और सतलुज से पार वाला जो आपका सिखों के पास रहा, ठीक है, लाहौर की संधि के मुताबिक। ये आपके 1846 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। एक सनद द्वारा बलबीर सेन को 24 अक्टूबर 1846 ईस्वी को मंडी का राजा स्वीकार किया गया। ये भी आपका रखेल का पुत्र था, याद रखना है। बलबीर सिंह की मृत्यु के बाद 1851 ईस्वी में उसका 4 वर्ष का नाबालिग पुत्र विजयसेन राजा बना। उसने 1877 ईस्वी के दिल्ली दरबार में भाग लिया था। तो याद रखना है, दिल्ली दरबार 1877 में लगा था, और किसने भाग लिया था वहां पे, विजयसेन ने। किसने, विजय सैन ने भाग लिया था। और बलबीर सैन का जो पुत्र था, बलबीर सैन का पुत्र जो था, ये आपको याद रखना है। तो मंडी का राजा जो स्वीकार किया गया था, किसे, बलबीर सैन को। देखो, विजय सैन ने ईडब्ल्यू पुरकिस के देखरेख में अनेक विकास के कार्य किए। सुकेत ने सिख युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। सिंपल याद रखो, सुकेत रियासत ने जो अंग्रेजों की सहायता की थी सिख युद्ध में। अतः उसे पुनः 1846 ईस्वी में सनद प्रदान कर राज्य पर स्थायी वंशानुगत अधिकार दिए गए। मंडी के राजा बलबीर सैन को लोहे नमक की खानों पर लगने वाले कर पर अंग्रेजों की बात मानने को कहा गया। सिंपल ध्यान दो, मंडी के गुम्मा एवं द्रंग और गुम्मा में नमकी खाने हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखो, राजा मंडी के राजा बलबीर सैन जो आपके उस समय जो लोहे की नमक की खान के जो ऊपर जो कर लगा था, ठीक है, उसको अंग्रेजों ने जो अपनी बात मानने पर जो विवश जो कर दिया था। अब देखो यहाँ पे, सुकेत के राजा दुष्ट निकेतन सैन नाबालिग थे, तो श्रीमान डोनाल्ड को 1884 ईस्वी में वजीर नियुक्त किया यहाँ पे किया गया। तो सिंपल याद रखो, श्रीमान डोनाल्ड को जाओ वजीर कब नियुक्त किया गया था, 1883 में नियुक्त किया गया था सुकेत के राजा के पक्ष में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1848 ईस्वी में नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया और कांगड़ा के राजा प्रमोद सिंह ने
विद्रोह किया जिसमें जसवां और दतारपुर के राजाओं ने मदद की। ये आपको याद रखना है। देखो, कमिश्नर लॉरेंस ने विद्रोह को कुचलकर प्रमोद चंद को अल्मोड़ा तथा वजीर राम सिंह पठानिया को सिंगापुर भेज दिया, जहां उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखो, प्रमोद चंद को कहां भेजा गया? अल्मोड़ा भेजा गया। कहां पे? अल्मोड़ा। और याद रखो, वजीर राम सिंह पठानिया को, वजीर राम सिंह पठानिया को कहां भेजा गया? सिंगापुर भेजा गया। कहां पे? सिंगापुर भेजा गया, क्योंकि ये विद्रोह कर रहे थे। आपका 1848 में वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नूरपुर के राजा वीर सिंह के पुत्र जसवंत सिंह को 2000 रुपए की जागीर दे दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, थोड़ी जातियों की बात आती है यहाँ पे। निम्न जातियों की से जबरदस्ती बिना मजदूरी की दिए उच्च जातियों द्वारा सेवा प्राप्त करने की प्रथा बैट कहलाती है। सिंपल ध्यान दो, बैट किसको बोलते हैं, या फिर जब बेगार किसको बोलते हैं? सिंपल ध्यान दो, यहाँ पे बेगार का मतलब या बैट का मतलब क्या है कि उच्च कोटि के जो लोग होते हैं, उच्च जाति के जो लोग होते हैं, वो निम्न जाति के लोगों से जाओ, जबरदस्ती जाओ, बिना जाओ, मजदूरी दिए जाओ, वो काम करवाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बैट या फिर बेगार बोलते हैं। यहाँ बैट एक प्रकार से जजमानी प्रथा की तरह शिमला हिल स्टेट में व्याप्त थी। तो देखो, बैट कहाँ पे प्रचलित थी? शिमला हिल स्टेट में प्रचलित थी। उन जातियों में कनेक, ब्राह्मण, ठाकुर निम्न जातियों से सेवकों की भांति कार्य करवाते थे, जिसमें सभी प्रकार के निम्न कार्य शामिल थे। कोली जाति ज्यादातर बैट प्रदान करने वाली जाति थी। ये लोग भूमि मालिकों की भूमि, जिसे बादशाह कहते थे, वहां बिना मजदूरी के सेवा प्रदान करते थे। बैठों की अदला बदली की प्रथा भी प्रचलित थी। सिंपल ध्यान दो, यहाँ पे जो बड़ी जाति के लोग थे वो निम्न जाति के लोगों से जो काम यहाँ पे करवाते थे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, यदि भूमि को दहेज के रूप में लड़की को दे दिया जाता था तो बैठे भूमि प्राप्त होने वाले को मिल जाते थे। इन बैठों को भूमि का मालिकाना हक नहीं मिलता था। निम्न जाति के लोग गांव के भाईचारे के लिए निम्न कार्यों को भी करते थे। सिंपल यहाँ पे याद रखो कि मान लो अगर लड़की को जो दहेज में दे दिया, कोई भूमि दे दी, तो देखो बैठों को मालिकाना हक नहीं मिलता था यहाँ पे। ठीक है, बैठों को जाओ मालिकाना का जाओ हक नहीं जाओ यहाँ पे मिलता था। यानी कि जो जिनको बेगार जिनसे जो कोई काम करवाया जाता था, जो निम्न जाति के लोग थे जिनसे काम कराते थे हाई अपर कास्ट के लोग, तो उनको मालिकाना हक नहीं दिया जाता था। ठीक है, और निम्न जाति के लोग जाओ वहां पे जाओ भाईचारे के रूप में जाओ निम्न कार्य जाओ करते थे। तो जो कोली बेट थी 1879 शिमला जिला गजट के अनुसार जिले का 20% भाग थे। ठीक है, कोटखाई में 96% भूमि जमींदारों के पास थी जो निम्न जातियों से बैठ करवाते थे। रामपुर भूषण में भी बैठ मजदूरी प्रचलित जय थी। बैठ प्रथा ब्रिटिश काल में आरक्षित वनों में भी प्रचलित थी। सिंपल याद रखो कि बैठ प्रथा है क्या असल में, कि बड़ी जाति के लोग जो छोटी जाति के लोगों से जो काम करवाते थे और उनको जो पैसे भी नहीं देते थे उसको बोलते थे बैठ। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, सेवा के बदले छाक यानी कि भोजन, 2 जोड़ी कपड़ा और फसल का 10वां हिस्सा दिया जाता था। बाद में 1940 ईस्वी में छाक भोजन की जगह 3 आना प्रतिदिन दिया जाने लगा तथा फसल के हिस्से के बजाय 12 से 18 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता था। अब देखो, ब्रिटिश सार्वजनिक क्षेत्रों में बहुत से बैठों को सेवा के बदले नगद भुगतान किया जाता था, जिसमें कूली, हस्त, रिक्शा चालक जैसे कार्य शामिल थे। तो देखो, ब्रिटिश सामने जहां भी थी वहां पे बैठों को जाओ सेवा के बदले जाओ नगद भुगतान जाओ किया जाता था। अब देखिए 1939 में 1939 में ब्रिटिशरों ने स्थानीय राजाओं को कहा कि बैठों को भूमि का मालिकाना हक दिया जाए जिन पर वे कार्य कर रहे थे, या फिर भूमि का मुआवजा लेकर उन्हें भूमि देने की व्यवस्था किया जाए। बैठ या बेगार को 24 अगस्त 1943 ईस्वी को शिमला हिल स्टेट ने एक नीति बनाकर समाप्त किया। सिंपल यहाँ पे याद रखना है, शिमला हिल स्टेट की जो एक नीति थी वो 1943 को आई और ये जो बैठ और बेगार जो प्रथा थी उसकी जस्ट समाप्त यहाँ पे किया गया। अब देखो, राज्य के बैठों को पालकी उठाने के अलावा सभी प्रकार की दास प्रथा, सेवा के बदले छाक भोजन, 2 जोड़ी कपड़ा और फसल का 10वां हिस्सा दिया जाता था। बाद में 1940 ईस्वी में छाक भोजन की जगह 3 अनाज प्रतिदिन दिया जाने लगा तथा फसल के हिस्से के बजाय 12 से 18 रुपए प्रतिवर्ष जो दिया जाता था। देखो, जो बैठ होते थे जो बेगार करते थे तो दास प्रथा ही उसको बोला गया। तो उनको पालकी उठाने का काम जो होता था या फिर जो साफ सफाई का काम होता था वो उनको दिया जाता था।
ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, जिन पर वे कार्य कर रहे थे या फिर भूमि का मुआवजा देकर उन्हें भूमि देने की व्यवस्था की जाए, ऐसा कहा गया था उस समय 1943 के जो शिमला हिल स्टेट की नीति में। ठीक है, अब देखो, बैट या बेगार को 24 अगस्त 1943 को शिमला हिल स्टेट ने एक नीति बनाकर समाप्त किया। राज्यों के बैठों को पालकी उठाने का अलावा सभी प्रकार की दास प्रथा से जो मुक्ति दे दी गई थी, ये मैंने आपको बता दिया है। जमींदारों द्वारा रखे गए बैठों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया। जो 3 पुश्तों से जमीन पर खेती कर रहे थे तथा बाकी बचे बैठों को मुआवजा देकर जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया। सिंपल यहाँ पे देखो जमींदारों को जो है एक ऑर्डर यहाँ पे जो दे दिया गया था। ठीक है, तो जमींदारों ने जो बैठे थी, जो जमीन थी जिन पर बैठ काम करते थे, उनको जो उस जमीन का मालिकाना हक दे जो यहाँ पे देने की यहाँ पे बात कर ली थी। अब देखो, बैट प्रथा पूर्ण रूप से अब तक भी समाप्त नहीं हो पाई है। आज भी आपको देखने को मिलता है बैट प्रथा। ठीक है, बेगार प्रथा आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना है। इसने अब नगद मजदूरी का रूप ले लिया है। अब इसने जो नगद मजदूरी जो का रूप जो ले लिया है। मान लो आपने जो काम करवाना है किसी तो आप किसको ढूंढते हो? लोअर कास्ट वाले को ढूंढते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यही होता है ना आजकल। लेकिन उसको हम क्या करते हैं कि हम तो नगद वेतन दे रहे जी। ठीक है, हम नगद यहाँ पे जो मजदूरी दे रहे हैं उसको। ठीक है, लेकिन है तो वो भी बेगार ही एक तरह से। अब देखिए, बेगार लोगों से बिना मजदूरी का काम करवाना भी प्रथा बेगार कहलाती है। उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों से करवाया जाने वाला बेगार बैठ कहलाता है, जिसका हम वर्णन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा भी लोगों से बेगार करवाया जाता है। बेगार को दो स्वरूप जब प्रचलित थे, यहाँ पे आपको याद रखना है। अब देखिए, बेगार में पूरे वर्ष बिना मजदूरी का काम करवाया जाता था, जिसमें निम्न प्रकार के कार्य सम्मिलित थे: माल ढुलाई, बोझा ढोना, चौकियां, चेक पोस्ट की रखवाली, डाक सेवा व एक राज्य से दूसरे राज्य में संदेश पहुंचाना। ये आपके जो बेगार के अंतर्गत आता था, बैठ प्रथा के अंतर्गत आता था। सड़क निर्माण, रख रखाव, शिकार पर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए मजदूरी, खाना बनाना, ढोल बजाना, शिकार का पीछा करना जैसे कार्य करना, शाही परिवारों के लिए लकड़ियां व घास लाना, ये सब जो बेगार प्रथा या बैठ प्रथा के अंतर्गत जो आपके आते थे, जो वर्षों बिना मजदूरी जो काम करते थे यहाँ पे। अब देखो, कुछ खास अवसरों पर जैसे जन्म, मृत्यु, शादी आदि में राजा द्वारा जो बेगार करवाया जाता था उससे हेला बंगार कहते थे। क्या बोलते थे? हेला बंगार, याद रखना है। अब देखो, इसमें ब्राह्मण, राजपूतों, ग्राम देवता और शाही लोगों को बेगार से छूट मिलती थी। ब्राह्मण, राजपूतों और ग्राम देवता और शाही को जाओ लोगों को जाओ बेगार से जाओ यहाँ पे छूट मिलती। इसमें कई बार राज्य विषय के महत्वपूर्ण कार्यों में भूस्वामियों को भी बेगार करना पड़ता था। ये आपको याद रखना है। बेगार नहीं है, सॉरी बंगार नहीं है, ये बेगार ही है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो बेगार में मतलब है क्या कि कोई बड़ा व्यक्ति है वो छोटे लोगों से जो काम करा रहा है। मान लो राजा है ना, वो आपका छोटे लोगों से काम करा रहा है। ठीक है, तो वो बेगार है। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, 1815 ईस्वी में सनद देने के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने बेगार प्रथा को मान्यता दी थी तथा इसके प्रकार या मात्रा आदि का वर्णन संदोम में किया गया था। सिंपल 1815 में जो ब्रिटिश अधिकारियों ने जब बेगार प्रथा को जब मान्यता यहाँ पे दी थी, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, यहाँ पे बेगार के विरुद्ध जो काफी सारे आंदोलन हुए हैं। दुम्ह आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व जो कनेतो ने किया था। दुम्ह आंदोलन जो किसके विरुद्ध में हुआ? बेगार के विरुद्ध में हुआ। कनेतो ने जो इसका आपका नेतृत्व जो किया था। कोली लोग भी उनके साथ थे, जो कोली लोग थे वो भी इनके साथ जो थे। ये लोग बेगार नहीं देते थे और विरोध में पूरा गांव प्लान जो कर देता था। ये लोग जो अपने गांव को छोड़कर जाओ पहाड़ी इलाकों में जो चले जाते थे, ऊंचे पहाड़ों और जंगलों में जाओ चले जाते थे। और देखो, कभी कभी जो आंदोलन हिंसक भी होता है, क्योंकि आंदोलन चला तो हिंसक भी होगा वो। और रामपुर बुशर में 1854 ईस्वी में किसानों ने ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध खेतों में काम करना छोड़ दिया था। तो रामपुर बुशर आपको याद रखना है 1854 में अंग्रेज जब मजदूरी करा रहे थे, तो देखो यहाँ पे ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध जाओ यहाँ पे इन्होंने काम करना छोड़ दिया था। और देखो 1880 ईस्वी में दुम आंदोलन जाओ आपका हिंसक हो गया था सिरमौर में। और 1905 में अथवार बेगार के विरुद्ध भागड़ राज्य में दुम आंदोलन हुए। और 1909 में मंडी में शोभाराम ने दुम की तर्ज पर आंदोलन चलाया। बेगार के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल आंदोलन हुए। प्रजामंडल क्या होता है कि काफी सारे जो है लोग मिलकर जो एक ग्रुप बना रहे हैं, और वो ग्रुप किस लिए बना है? किसी चीज के लिए, जो आंदोलन करने के लिए। ठीक है, राजा के विरुद्ध या फिर जो सरकार के विरुद्ध या गवर्नमेंट के विरुद्ध या फिर जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो
आंदोलन करने के लिए ये प्रजामंडल बनाए जाते थे। अब देखो समझौता आंदोलन में क्या था असल में, 1942 में हुआ था ये आपको याद रखना है। तो क्या था कि आलू की खेती पर आलू के ऊपर फसल के ऊपर लगान यहाँ पे कर देना पड़ रहा था, ठीक है। धामी आंदोलन में क्या था कि एक तो परिजनों की स्वतंत्रता नहीं थी और दूसरा कर यहाँ पे ज्यादा लिया जाता था। तो ये बेगार प्रथा के विरुद्ध जो आंदोलन हुए थे आपके, ठीक है। धामी आंदोलन हुआ था आपका 1939 में, याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए सत्येंद्र स्टोक्स, आपको याद रखना है, एप्पल ग्रोइंग के लिए जाने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, ने बेगार प्रथा के खात्मे के लिए आंदोलन चलाया था। सत्येंद्र स्टोक्स ने बेगार प्रथा के लिए आंदोलन चलाया था, याद रखो। शायद HPAS का क्वेश्चन था इस बार ये। 1939 ईस्वी में लुधियाना ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस में नेहरू ने बेगार प्रथा के विरुद्ध चिंता जाहिर की थी। पंजाब के पहाड़ी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधि ने 1941 ईस्वी में बेगार प्रथा की जांच शुरू की थी। देखो 24 अगस्त 1943 ईस्वी को शिमला के पहाड़ी राज्यों ने एक नीति बनाकर बैट और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया था। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि 1943 के जब आपका शिमला में हिल स्टेट्स के राज्यों का जो नीति बनाई थी बेगार प्रथा के लिए, जो उसके थ्रू बैट और बेगार समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए प्रजामंडल आंदोलन के दबाव एवं राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में शिमला के पहाड़ी राज्यों को बेगार प्रथा खत्म करनी पड़ी। तो देखो मैंने आपको बताया प्रजामंडल जब बन गए थे, तो प्रजामंडल में जब बन जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक कार्य करते हैं। तो उन्होंने विरोध किया था, किसी का, बेगार प्रथा का विरोध किया था। तो देखो जब बेगार प्रथा का उन्होंने विरोध किया तो जो वहां की जनता थी उसको बेगार प्रथा जो खत्म करनी पड़ी, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन ये हो चुका था। तो आज का वीडियो में बस इतना ही है। हिस्ट्री था यहाँ पे थोड़ा सा, आपको काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे HPAS में देखने को मिलते हैं। तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज की वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद। टेलीग्राम पे आपको आज का